यदि आप पर्यावरण बचाने की बात करते हैं तो आप अर्थव्यवस्था भी बचाते हैं। यदि जन बचते हैं तो ही जंगल बचेंगे और जंगल बचेंगे तो शेर भी बचेंगे। यही प्रकृति का चक्र है और नियम। 125 साल पहले जितनी बड़ी दुनिया की आबादी थी उतनी आज भारत की आबादी है, तकरीबन 140 करोड़। धरती पर अब 7 से 8 गुना अधिक भार है। सबसे बड़ी चिंता आबादी नहीं है, अपितु बदलती हुई लाइफस्टाइल है। यह विचार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के संवाद कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक, शोधार्थी एवं पत्रकार हृदयेश जोशी ने व्यक्त किए। पत्रकार हृदयेश जोशी ने कहा कि आज की आधुनिक लाइफस्टाइल में जैसे डिजिटल लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग के तौर तरीके, खाने और जीवन जीने की आदतें और सुख सुविधाएं सभी शामिल है। हम हर हाथ से, हर बात से एनर्जी अपव्यय बढ़ा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कार, 2 पहिया वाहन जिनको हम ग्रीन व्हीकल मानते हैं, पर इसके रिचार्जिंग के लिए जिस बिजली का उपयोग हो रहा है वह कोयले को जलाकर पैदा हो रही है या फिर जनरेटर सेट से बिजली पैदा कर रहे हैं, तो बात घूम फिर कर वही हो गई। ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यकता है बिजली पैदा करने का तरीका भी ग्रीन हो। उन्होंने कहा कि नदियां भले ही ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन उन्हें ताकत तो जंगल से मिलती है। दूधतोली गांव से निकलने वाली रामगंगा नदी जंगलों से निकलती है। जंगल जल धाराओं को समेटते हैं और धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा जी के साथ भी यही कहानी है। जंगलों से इन्हें जल मिलता है, नदी में कई छोटी नदियां आकर मिलती है। हमें नदियों को प्रदूषण से बचाना है और बम्पर टू बम्पर बांध बनाने से भला क्या फायदा होगा। इसी जगह में होता हूँ, इसका नाम रानीखेत है और यहाँ से ये दिल्ली से कोई 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो आपको हिमालयी रेंज दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों ने उनका जिक्र किया है। तो यहाँ से फ़ायदा ये होता है, रानीखेत से हमें बहुत ज़्यादा रेंज लंबी चौड़ी दिखाई देती है। और रानीखेत की जो स्थापना हुई थी वो करीब 19वीं शताब्दी के मध्य में कह सकते हैं, 40 में बना। और उसके बाद 1841 में नैनीताल में पहली चर्च बनाई गई, 1826 में मसूरी बना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ इतने से वक्त में 200 साल के आसपास जो है ये शहर तबाही की कगार पर है। जितना खूबसूरत ये दृश्य है उतना खूबसूरत नज़ारा हिमालय का आज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग घूमे होंगे, लोगों को उससे ज़्यादा इस बात की समझ होगी। ये पहाड़ जो है कुछ वक्त अभी तो फिर भी सीनरी दिखाई देती है, कुछ टाइम बाद ये चीज़ भी नहीं रहने वाली है। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे तो ये नैनीताल के बारे में, अब मैं इसको जानता नहीं हूँ, मेरे को अभी किसी ने भेजा था, आज कल ही भेजा। ये नैनीताल की झील है जो मैंने यहाँ लगाई है और यहाँ पर आप देखिए किसी ने बनाया है और ये लिखा है विद लेक नाउ एंटायरली गॉन यू हैव इवन मोर स्पेस फॉर योर कार्स, स्टे कंफर्टेबली इन वन ऑफ आवर मेनी एंड एंजॉय इमीडिएट इसको। तो ये बताया जा रहा है कि नैनीताल के में एक सूखा ताल नाम की जगह है। वहाँ पर बहुत समय से हम लोग भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि इसको तो कम से कम पार्किंग मत बनाओ। वो जगह में ज़्यादा पानी इकट्ठा तभी होता है जब बारिश होती है। रूम में कि आज 17-18 कार्यक्रम हैं इंदौर में, उसके बावजूद मुझ जैसे एक अकिंचन को सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। 25-30 साल में मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ और वहाँ से मैंने हिमालय को बहुत करीब से देखा। लेकिन तब वो चेतना नहीं थी। उस वक्त तो जैसे बहुत खूबसूरत दिखता है हिमालय, वही बात थी। फिर पढ़ाई के लिए हम नीचे आ गए। लेकिन आज 2 बातें जो पंकज जी ने कही, और पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया इतना जेनरस इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि कोई भी पत्रकार 30-40 साल अपनी नौकरी कर ही लेता है, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो हम बताएं सबको। लेकिन आपने इतनी विनम्रता से और इतने आत्मीयता से मेरे बारे में बताया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से, प्रिविलेज कास्ट से, प्रिविलेज पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया और मुझे एक बड़े ब्लू चिप चैनल में काम करने का मौका मिला। तो ये उसकी वजह से, मेरा इसमें अपना कोई संघर्ष इतना ज़्यादा है, मैं ये इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने स्वास्थ्य और कृषि 2 चीज़ों की जिक्र की। आज इन 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा खतरा है। और अगर हो सके तो ये वाली लाइफ को हम थोड़ा पीछे करें तो मैं इधर भी देख पाऊँगा, लोगों से मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर कर सकते हैं इस लाइफ में थोड़ा पीछे, थैंक यू। क्योंकि इतने मेरे से सीनियर लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है बोलना। लेकिन आज ऐसे गिरा था, रिपोर्टिंग में जा रहा था तो मेरा हाथ टूट गया था, हड्डी की। तो मैं उनके पास गया था, तो बातों बातों में, क्योंकि वो भी काफ़ी लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा, हृदयेश आप जानते हो हेल्थ की आजकल क्या हालत है? मैंने कहा सर मैं 8-10 साल मैंने करीब हेल्थ को बहुत करीब से कवर किया
तो बहुत बुरी हालत है। और मेरे पिताजी खुद एडमिट रहे एम्स में काफ़ी अपनी बीमारी की वजह से, तो मैं जानता हूँ लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और हमारी पब्लिक हेल्थ की स्थिति जो है बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब डॉक्टर, उन्होंने, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जब मैं मरीज के लिए दवा लिखता हूँ कि ये तुम ब्रेकफास्ट के बाद खाना, ये तुम लंच के बाद खाना और ये तुम डिनर के बाद खाना, तो मरीज मुझे देखता है ऐसे यहाँ एम्स में। तो मैं उससे पूछता हूँ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहते डॉक्टर साहब, हमें 3 बार खाना थोड़ी मिलता है, आपने लिखा है नाश्ते के बाद, दिन के भोजन के बाद और रात के बाद खाना खाना है। उसके बाद मैंने करीब 3-4 महीने तक बाहर जाकर, ये बताते समय मुझे बहुत बुरा लग रहा है, रिसर्च किया और वास्तव में जो भंडारे बाहर लगते हैं या लोग जो खाना खिला देते हैं वही खाना उनको नसीब हो पाता है। वो बहुत दूर से आए होते हैं, उनके लिए खाना बहुत दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता में होता है। पहले सुनने का आज हमको मौका मिला है। पिछले दिनों जब इस आयोजन की रूपरेखा बनी तो भाई कुमार सिद्धार्थ जी से मैंने आग्रह किया कि मुझे कोई ऐसे व्यक्तित्व का नाम बताओ जो इस विषय पर साधिकार अपनी बात रख सके। और मुझे खुशी है कि उन्होंने हृदय जी का नाम बताया और हृदय जी ने भी उतनी ही कृपापूर्वक हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं उनकी सहृदयता के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश समय समय पर पत्रकारिता के उन्नयन के साथ साथ समसामयिक मुद्दों पर भी विभिन्न आयोजन हैं। सभी जागरूक हैं, सभी अपने अपने स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए हृदय जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वे अपनी बात रखें। आप सभी पधारें, आपका बहुत बहुत आभार। श्री जोशी ने एक विस्तारित प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, संरचना, निर्माण, जीवन शैली, कृषि और आने वाले भविष्य को लेकर उदाहरण सहित जानकारी दी। उन्होंने बढ़ते वाहन प्रदूषण के बारे में कहा कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ही सॉल्यूशन है। हमने देखा है कि शहर और पर्यटन स्थलों पर कारों की भीड़ हो जाती है। आजकल लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी ही कार ले जाते हैं। सोचिए कितने कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं करेंगे, हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी होगी। दिल्ली जैसे शहरों में जिस तरीके से मेट्रो का उपयोग लोग सहजता और सरलता से कर रहे हैं, यह भविष्य का ट्रांसपोर्ट है। संवाद कार्यक्रम में कुमार सिद्धार्थ, डॉक्टर जयश्री सिक्का, संजय पटेल, राजेंद्र कोपरगांवकर, राकेश द्विवेदी, अभिषेक सिंह सिसोदिया, दीपक माहेश्वरी और राजदीप मल्होत्रा ने समसामयिक मुद्दों पर प्रश्न पूछे। संवाद कार्यक्रम के प्रारंभ में हृदय जोशी का स्वागत वरिष्ठ पर्यावरणविद ओपी जोशी, दिलीप वाघेला, स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, सेवा सुरभि के समन्वयक ओम नरेड़ा, कुमार सिद्धार्थ आदि ने किया। कार्टूनिस्ट गोविंद लाहोटी कुमार ने कैरिकेचर स्मृति स्वरूप भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन पंकज क्षीरसागर ने और यशवर्धन सिंह ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हृदय जोशी ने ऐतिहासिक गांधी हॉल परिसर में वृक्षारोपण किया एवं स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के हरियाली जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।